गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गनर शॉट। गनर शॉट में आप सबका स्वागत है। आज हम नॉर्थ ईस्ट चलेंगे और हमारा पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में थोड़ा जानकारी हासिल करेंगे और उसके साथ साथ हम मणिपुर के ऊपर भी फोकस करेंगे, जहां काफी प्रॉब्लम हो रहा है आज के दिन। और थोड़ा और मणिपुर को सिर्फ मणिपुर ही नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे मणिपुर नॉर्थ ईस्ट में कैसे फिट होता है, हमारे पूरा इंडिया में कैसे फिट होता है और उसका मायना क्या है, और वो पूरा इलाका को पिक करने में हमारे में क्या फायदा है। और इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए आज है जनरल केजे सिंह। सर, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू Good गनर evening, शॉट। Jan Shankar. Once again, very nice of you to take up this topic when people need to know a little more about that area and also sort of have a background knowledge. बहुत सारी खबरें वहाँ से आ नहीं रही हैं, तो कुछ कुछ खबरें आएंगी, तो आप उसको जो बात हम करेंगे या आपके सामने रखेंगे उसको बैकग्राउंड में रखकर आप उसको एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि एनालिसिस तो आप ही का होगा, हम तो आपको कुछ बैकग्राउंडर्स देंगे। राइट, तो थैंक यू जन शंकर, थैंक यू। वेलकम सर, आप थैंक यू। मैं सबको बताना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत क्या बोलते हो सजेशंस आए कि ऐसे इस जनरल को ले लीजिए, इन आदमी को ले आइए इस बात के लिए। पर मैंने उन सबको साइड में कर दिया, क्योंकि जितने नाम मेरे पास आए हैं वो सब वो मिले हैं वहां, दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, दे आर नॉट अपार्ट फ्रॉम द प्रॉब्लम। एंड बीइंग पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम दे हैव देयर बायसेस। इसीलिए मैंने जनरल केजे सिंह को रिक्वेस्ट किया, क्योंकि ये ईस्ट में कोर कमांड कर लिया और ये पीएसओ भी थे ईस्ट में, राइट, बाद में, और उसी इलाके में जहां ये प्रॉब्लम हो रहा है नॉर्थ मणिपुर और मणिपुर में, तो इनको जानकारी है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, मैं भी मेरा 4 टेन्योर वहां हो गया। एक्चुअली मैंने ब्रिगेड कमांड किया था उसी इलाके में, मेरे को भी, हमें भी पता है कि क्या हो रहा है। इनफैक्ट दोनों को उतना ही पता है या ना पता है, राइट। आज ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि हम कोई सॉल्यूशन नहीं दे सकते, क्योंकि ये 75 साल पुराना सॉल्यूशन है और या 75 साल पुराना प्रॉब्लम है। सिर्फ हम आपको, जैसे जनरल केजे सिंह साहब ने बताया, हम आपको एक बैकग्राउंड देंगे जिससे आपका समझबूझ अच्छा हो जाएगा कि ये प्रॉब्लम क्या हो रहा है मणिपुर में और समझने में, क्योंकि बहुत सारे अफवाहें भी फैल रही हैं, बहुत लोग इररेस्पॉन्सिबल कमेंट्स भी दे रहे हैं, राइट, जिससे वहां का हालत और खराब हो जाए, राइट। तो आपका सवाल हम जरूर आंसर करेंगे जो भी है, क्योंकि इसको समझने में बहुत इंपॉर्टेंट है वहां क्या हो रहा है। राइट सर, इसके साथ आई विल हैंड इट ओवर टू यू। आप यू प्लीज टेक द लीड एंड आई विल फॉलो इट। जब भी जरूरत है हम एक आध मैप दिखा देंगे इसके साथ साथ। आप शुरू में भी एक मैप लगा सकते हैं, ये मैप से लोगों को अच्छा आइडिया हो जाएगा जो मैं बोल रहा हूँ। हाँ, देखिए, जब हम, जैसे जन शंकर साहब ने बोला कि आओ हम पूर्वोत्तर या नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलें, तो नॉर्थ ईस्ट के बारे में हिंदुस्तान में जो अवेयरनेस है वो कुछ कम ही है, उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। हमने कहा लुक ईस्ट, फिर कहा थिंक ईस्ट, फिर कहा एक्ट ईस्ट। हमारे यहाँ एक डिपार्टमेंट भी है जिसको बोलते हैं डोनेर, डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। नॉर्थ ईस्ट की एक काउंसिल भी है, लेकिन डिसीजन मेकिंग में उनका कितना रोल है ये कभी ऐसे नजर नहीं आया। तो जो नक्शा आपके सामने आप देख रहे हैं, अगर आप अपना ध्यान बांग्लादेश के से पूर्व की तरफ ले जाएं, ईस्ट की तरफ ले जाएं, तो आप देखेंगे कि एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है जो कि हमारे मेनलैंड को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ती है, जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी बोला जाता है। और वो एक ऐसा कॉरिडोर है जिसकी बाउंड्री 4 कंट्रीज के साथ लगती है,
नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और कई मायनों में चाइना, क्योंकि चाइना आज की हालात में डोकलम प्लेटो पे आने के बाद जैसे पक्षी उड़ता है, द क्रो फ्लाइज, ओनली 40 किलोमीटर्स दूर है। और कुछ लोग तो कहते हैं कि ये जो विलेजेस वो बना रहे हैं जाओकांग, उससे तो वो और भी क्लोज आ गए हैं। तो 4 कंट्रीज की बाउंड्री वहां लगती है, एक बड़ा नैरो स्ट्रेच है, और वहां से शुरू होती है ये कहानी 1 ब्रदर और 7 सिस्टर्स। तो देखिए, जब हम नॉर्थ ईस्ट को संभलने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले तो हमको फिजिक्स का एक प्रिंसिपल देखना पड़ेगा, जिसको कहते हैं कि लॉ ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। अगर आप न्यूक्लियस को देखें और न्यूक्लियस के चारों तरफ पार्टिकल्स को देखें, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और ये घूमते रहते हैं, तो जो पार्टिकल्स, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो पार्टिकल्स आउटर ऑर्बिट में होते हैं, उनके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस का प्रभाव ज्यादा पड़ता है, और ये नेचुरल टेंडेंसी है। तो बॉर्डर एरियाज को संभलते वक्त हमको ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि उनके मन में ये एक नेचुरल सी भावना है कि चाइना की तरफ देखो, ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो सोचते हैं कि हमारी कंट्री में क्यों नहीं हो रहा है। वो ये नहीं कह रहे हम चाइना में चले जाएंगे, लेकिन सवाल तो उठता है। तो उसके बाद अगर हम दूसरी चीज देखें, और अगर आप इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट में अगर आप इंसर्जेंसीज का हिसाब किताब करना बैठे, तो गोरखालैंड से शुरू हो जाइए, जो कि सिक्किम में है। नीचे आएंगे तो आपको राजवंशीज मिल जाएंगे, जो कामतापुर के लिए लड़ रहे हैं, आजकल तो बंद ही हो गया है। असम में उल्फा था, वो अहोम के लिए लड़ रहे थे, और वहीं पे बोडो भी थे, वो भी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। मेघालय में भी खासी ग्रुप्स थे, अरुणाचल में थे, और साउथ अरुणाचल में अभी भी नागा के जो ग्रुप्स हैं नेसियन के, वो एक्टिव है। नागालैंड में तो बहुत सारे ग्रुप है। मणिपुर की कहानी आज हम करेंगे। मिजोरम में तो बहुत बड़ी इंसर्जेंसी हुई, और त्रिपुरा में भी कई ग्रुप थे। तो ग्रुप तो इन स्टेट्स में सभी में मिल रहे हैं। और यहाँ पर ना एक चीज बहुत जरूरी है समझने के लिए कि 1 दिसंबर 1963 एक बहुत डिफाइनिंग डेट है। उस डेट को असम, जो एक पूरा स्टेट था, और उसके अलावा कुछ चीजें थी, जैसे नेफा था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसमें नागालैंड और अरुणाचल के कुछ हिस्से आते थे, और ये तो एमईए के नीचे था, और सिक्किम के भी अफेयर्स को एमईए ही देखता था उन दिनों में। और फिर त्रिपुरा और मणिपुर क्लास सी स्टेट थे। तो उन दिनों में 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड असम से अलग हुआ। उसके बाद एक डोमिनो इफेक्ट हो गया, एक के बाद एक। जैसे कई बार जो क्रिकेट की टीम जो हारने के लगती है ना, तो वो एक बैट्समैन दूसरे को कहता है तू चल मैं आया, तू चल मैं आया, तो अगला स्टेट बना, अरुणाचल बना, मणिपुर अपग्रेड हो गया, त्रिपुरा अपग्रेड हो गया, मिजोरम बन गया, मेघालय बन गया, और ये फिर 1 ब्रदर और 7 सिस्टर्स का रूप इसने ले लिया। लेकिन यहीं पे इनकी जो हंगर या भूख है आइडेंटिटी के लिए, वो खत्म नहीं हुई। क्योंकि आप जब इस एरिया को देखते हो, तो आपको ये चीज तो जरूर देखनी पड़ेगी कि इस एरिया में जो आइडेंटिटी है, वो बहुत ही एक बड़ा मेजर फैक्टर है। और उसमें एक इस तरह का फीलिंग है कि हर एक ये चाहता है कि मेरे को एक डिफरेंट ऑटोनोमस काउंसिल ही मिल जाए। तो वहां पर ये बहुत बड़ी कोई वो नहीं है, लगता ही बड़ा है। इसमें 27 ऑटोनोमस काउंसिल है, 27। बोडोज की अलग है, कचारीज की अलग है, राजवंशीज की अलग है, और दिमासाज की है, और आप चलते जाओ, सबकी वहां पर अपनी अपनी ऑटोनोमस काउंसिल बनी हुई है। तो और इनमें कुछ ऑटोनमी भी है, और कुछ ये 6 शेड्यूल के नीचे भी आते हैं। तो उसकी वजह से वहां पर कोई जमीन नहीं खरीद सकता, कोई सेटल नहीं हो सकता। और दूसरा क्या है कि यहाँ के जो लैंड होल्डिंग नॉर्म्स हैं, वो हमारी तरह नहीं है जैसे मेन लैंड में है।
कुछ लैंड ऐसा होता है जो ट्राइबल चीफ के पास रहता है, और लैंड की जो ओनरशिप है कई जगह पे इंडिविजुअल के पास नहीं है, पर वो है जो फैमिली हेड है उसके पास। तो कुकीज की ये जो प्रॉब्लम है उसका एक रीजन ये भी है कि लैंड होल्डिंग कॉम्प्लिकेटेड है, वहां पर रिजर्व फॉरेस्ट भी है। तो रिजर्व फॉरेस्ट में आप can I put in a word? या प्लीज प्लीज। जैसे जनरल केजे सिंह साहब ने बताया कि वहाँ जो ना ट्राइबल आइडेंटिटी ऑफ द ट्राइब वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनके हिसाब में ये ट्राइब जो है सबसे ऊपर आता है, और उसके बाद इंडिविजुअल आता है, और उसके बाद देश आता है। ये उनका एक वो सोच है, ट्राइबल कल्चर है ये, और इसको हम इतना आसानी से तोड़ नहीं सकते हो। दूसरी बात, ये जो 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो राइट देता है इन ट्राइब्स को बहुत, जैसे उन्होंने बताया 27 ऑटोनमस काउंसिल्स है, और हर एक काउंसिल जो वहां बना हुआ है वो एक छोटा गवर्नमेंट है, और जिसमें इलेक्शन होता है, और वो जो ऑटोनमस काउंसिल है कुछ पावर्स सेंटर में है, कुछ पावर्स उसके स्टेट के अंदर है, और कुछ कई जगह ऐसे है कि स्टेट भी कुछ नहीं कर सकता उसके अंदर। और ये जो ट्राइबल लैंड है वो भी हर एक डिस्ट्रिक्ट में बदली होता जाता है। किसी एक डिस्ट्रिक्ट में चाहे ट्राइबल लैंड भी हो या ना हो, वो इंडिविजुअल के नाम पे हो सकता है, कईयों में फैमिली हेड के नाम पे हो सकता है, कहीं ट्राइब के नाम पे हो सकता है, कभी विलेज के नाम पे हो सकता है, इसमें कोई ये नहीं है। दूसरा बात यह है, इन्होंने बताया कि यहाँ कासी होते हैं, गारो हिल्स में जैंतियास होते हैं, कुकीज होते हैं, मणिपुर में और नागास होते हैं, वगैरह वगैरह, बहुत सारे ट्राइब्स हैं। ये तो मोटे मोटे ट्राइब्स हैं, पर अगर आप देखोगे 200-300 ट्राइब्स हैं। हर ट्राइब एक जगह में सीमित नहीं है। ये हो सकता है कि एक रोड में आप चले जाओ, एक कुकी का गांव होगा, एक नागा का गांव होगा, उसके बाद एक दिमासा का गांव होगा। तो ये सब मिले जुले हैं, पर वो अपने अपने दुनिया में रहते हैं, राइट। तो ये एक बहुत ही संगीन प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग मिल गए हैं, मिले जुले रहते हैं, पर वो अपना अपना हक अलग चाहते हैं और ट्राइबल आइडेंटिटी अलग रखना चाहते हैं। सर सॉरी फॉर द इंटरप्शन, प्लीज। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और मैं इसको थोड़ा और आगे लेके जाता हूँ कि जो लैंड होल्डिंग्स है उसके बीच में रिजर्व फॉरेस्ट भी है, इनर लाइन परमिट की भी रिस्ट्रिक्शन है, हर एक आदमी वहां जा भी नहीं सकता है, जमीन तो ले ही नहीं सकते। तो अभी क्या है, आप कॉम्प्लिकेशन ये भी है कि म्यांमार बॉर्डर जो है वो मैंड नहीं है, वहां ना कोई फेंसिंग है, बहुत थोड़ी जगह पे फेंसिंग है, अब हम कोशिश कर रहे हैं, और वहां पर एक ओपन मूवमेंट रिजीम है कि आप 16 किलोमीटर तक उस तरफ और या वो हमारी तरफ आ सकते हैं, शादियां कर सकते हैं, फंक्शन कर सकते हैं, सिर के ऊपर सामान जितना आता है उठा के ले जा सकते हैं, उसके लिए कोई परमिट, कोई वीजा, कुछ नहीं चाहिए। इस तरह की हालात वहां पर मतलब एग्जिस्ट करती हैं या हैं। और अगर हम आगे चलें तो क्या है, ये ट्राइबल काउंसिल बन तो गई, पर इनके इलेक्शन नहीं कराते हम, जैसे म्यूनसिपैलिटीज के इलेक्शन नहीं होते। देखिए, बॉम्बे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन नहीं कराया हमने, बेंगलोर का नहीं हुआ कई सालों से, तो इनके भी नहीं होते। अगर हम टाइम पे इनके इलेक्शन करा दें, इनकी ऑटोनॉमी दे दें, तो शायद प्रॉब्लम्स कुछ कंट्रोल में आ सकती हैं। और इस वजह से यहाँ के स्टेट की जो बाउंड्री है वो भी फिक्स नहीं है। वहां पर आप कई बार सुनेंगे एक ट्राइब का दूसरे ट्राइब से गन फाइट हो गया और साथ में स्टेट पुलिस भी ज्वाइन कर गई। तो आज असम के चीफ मिनिस्टर कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी बाउंड्री अरुणाचल से सेटल कर ले, मेघालय से सेटल कर ले, और नागालैंड से तो अभी तक सोचा ही नहीं उन्होंने, क्योंकि नागा बहुत अपनी उसके बारे में बहुत कट्टर है, सेंसिटिव है। और जैसे कि जन साहब बता रहे थे, मैं नागालैंड में था, तो शुरू में जब गया तो लोगों ने बोला 16 ट्राइब है, तो हमने 16 ट्राइब देख लिए, मॉन, अंगामी, फोम, जेलिंगरोंग, ये सब हमने देख लिए, चाकेसांग, इन लोथा, ये हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक, इनके एरियाज देख लिए। फिर NSCN-IM ने बोला हमारे तो 16 नहीं है, हमारे तो 63 ट्राइब है, और मणिपुर के ट्राइब भी ले आए बीच में। अच्छा, जब वहां के किसी ट्राइबल को मिले, जैसे एक अनाल ट्राइब के जो मणिपुर में है,
मैंने उनको बोला आप नागा हैं, वो कहते हम तो नागा नहीं है। तो कई तरह की लड़ाइयाँ हैं जो कि इसीलिए वहाँ कॉम्प्लिकेशन बहुत है। और हम लोग क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं वो ट्राइबल है और फिर हम उनको इस तरह, ऐसा नहीं है, उनकी आइडेंटिटी है, उसको रेस्पेक्ट तो करना पड़ेगा, वो स्टेक होल्डर है हमारी कंट्री के। एक मेरा और ऑब्जर्वेशन है जिसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई है। मैंने ये हमेशा देखा है कि जो ही आप ब्रह्मपुत्रा क्रॉस करते हैं या उस इलाके में जाते हैं तो वहां का एक फ्रेज है लाहे लाहे, अल्लाह है। धीरे धीरे जाओ। तो वहां हर एक चीज टाइम से होती है, वक्त लगता है। ये नहीं कि वो आदमी कोई स्लो है या उनमें कुछ वो नहीं है, लेकिन उनका अपना कल्चर है, उसको हमको समझना तो पड़ेगा। एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता था वो ये था कि जब हम कोशिश करते हैं ना उनको मेन स्ट्रीमिंग करने की, कि उनको हिंदुस्तान जैसा बना लो, तो क्या ये फेयर है? क्या ये करेक्ट बात है? क्यों हमें ऐसा सोचना चाहिए? क्यों ना हम एक कस्टमाइज सॉल्यूशन बनाए, कुछ हमारे जैसे कुछ उनकी तरह से मिलजुल के कुछ करें, एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर लें। और वहाँ की जो इकॉनमी है ना वो बिल्कुल डिस्ट्रॉयड है, वहाँ एक्सटॉर्शन चलता है। इवन गवर्नमेंट सर्वेंट्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, सब के सब वहां पर वो देते हैं, एक्सटॉर्शन देते हैं, उसको टैक्स बोलते हैं। अभी तक हम उसको रोक नहीं पाए, तो वो भी एक समस्या है। और मेरा ये सोच विचार है कि सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि हम नॉर्थ ईस्ट के लोगों को ये फीलिंग करा दें कि हम उनको उतना ही चाहते हैं या हमें उनकी उतनी जरूरत है जितनी उनको हमारी है। अभी तक तो नैरेटिव हमने ये चला रखा है कि वो तो अंडर डेवलप्ड है, वो तो ट्राइबल है और हम उनको पता नहीं क्या दे देंगे। लेकिन देखिए, जब बेंगलोर और दूसरी जगह पे वो एसएमएस के रूमर फैले थे और नॉर्थ ईस्ट के लोग भाग गए थे बेचारे डर के, तो लोगों का बिजनेस ठप हो गया मॉल्स में और दूसरी जगह पे होटल्स में। उन्होंने रियलाइज किया कि हमको वो वापस चाहिए और उनको बुलाया गया रिक्वेस्ट करके। तो हमको उनको ये रियलाइज कराना पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से कि जितनी उनको हमें उनको हमारी जरूरत है उतनी ही शायद हमको भी उनकी, या कम से कम वो हमारे लिए इररिलेवेंट तो नहीं है। और एक चीज मैं इसके बाद आपसे कहना चाहता था कि ये सारा एरिया जब आप देखते हैं तो अगर आप एक बार फिर से मैप को देखें तो मैंने आपको पहले ही बताया, सिलीगुड़ी कॉरिडोर का बॉर्डर 4 कंट्रीज के साथ है। नेपाल के साथ ओपन बॉर्डर, और नेपाल हमारा कोई पक्का दोस्त नहीं है, देखो सच्ची बात यह है। भूटान ओपन बॉर्डर हमारा दोस्त है, लेकिन थोड़ी थोड़ी ट्यून बदलती नजर आती कई मायनों में। चाइना हमारा एडवर्सरी नंबर 1 और चाइना के इन्फ्लुएंस में नेपाल और भूटान। म्यांमार हमारा दोस्त तो नहीं है, चाइना के इन्फ्लुएंस के अंडर है। और अगर बांग्लादेश ले लो तो छोड़ दो शेख हसीना वाजिद को, उससे पहले जितने भी लोग हुए, जियाउर रहमान, इरशाद, बेगम खालिदा, सब एंटी इंडिया थे। हम लोगों में बहुत गलत फीलिंग है कि प्रॉक्सी वॉर तो जेएनके में या पंजाब में शुरू हुआ। नहीं नहीं, ये गलत है। प्रॉक्सी वॉर शुरू हुआ था 1950 में। कब? जब नागा ओबू अंगामी अपने गैंग को लेकर चाइना चला गया और फिजो अंगामी भागकर ईस्ट पाकिस्तान में घुस गया और वहां से फिर नागा लोगों को ले जाकर कराची में ट्रेनिंग कराई गई। तब से लेकर इवन 1971 में बांग्लादेश बन जाने के बाद आईएसआई वहां एक्टिव रही। ईस्ट पाकिस्तान के इवन बांग्लादेश की इंटेलिजेंस उनके साथ मिली रही और उन्होंने अनूप चेतिया और इन सब लोगों को, एंथनी शिमरन, वो सब वहां रहते थे। ये तो भला हो शेख हसीना वाजिद का। अगर आज वहां पे सिचुएशन बेटर हुए हैं तो उसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट हमको शेख हसीना को देना पड़ेगा। जब हम अपनी हिस्ट्री लिखेंगे नॉर्थ ईस्ट की तो वो एक बहुत डोमिनेंट प्लेयर के तौर पे इमर्ज करेंगे।
और अब अगर आप आगे चलें तो इन सारे स्टेट्स की जो डेमोग्राफिक है वो हमारे पर असर डालती है। देखिए, जो लोग भूटान में गए थे नेपाल के, जिनको भूपलीस कहा जाता था, वो नेपाल वापस गए, और आज एक बहुत बड़ा स्कैंडल नेपाल में चल रहा है, उनको अमेरिका भेजा गया। कुछ लोग इंडिया की तरफ भी आए, उन्होंने भी प्रॉब्लम क्रिएट की। और जो बांग्लादेशी, तो हम सिर्फ बात करते हैं कि मियाँ इंडिया में आ गए या बांग्लादेशी आ जाते हैं, लेकिन चिटागोंग हिल ट्रैक से चकमा भी आए, उन्होंने भी एक ग्रुप बनाया, शांति बाहिनी बोलते थे उसे, अभी भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। और आज मिजोरम में म्यांमार से, चिन हिल से बहुत सारे चिन्ह आए हैं, वहां पर प्रॉब्लम चल रही है, और चिन इंडिया में क्रॉस ओवर कर गए हैं। तो अब ये जो इन कंट्रीज की डेमोग्राफिक्स है, ये हमारे ऊपर असर तो डालती है। अगर आप देखें तो त्रिपुरा को भी ले लो, तो त्रिपुरा एक्चुअली में ट्राइबल स्टेट था, लेकिन धीरे धीरे वहाँ बंगाली गए, बांग्लादेश से आए, बंगाल से आए, आज वो स्टेट में ट्राइबल जो है उनकी बहुत लिमिटेड वॉइस है, और उसको रन सिर्फ बंगाली करते हैं, सारे चीफ मिनिस्टर बंगाली होते हैं। तो ये तो क्वेश्चन है, लोग पूछ सकते हैं। वहाँ का रूलर जरूर होता था देव बर्मन, बट बाकी पॉपुलेशन का जो रेशियो है वो तो बदला है। तो अगर हम अब इन नॉर्थ ईस्ट की अंडरस्टैंडिंग करके अगर हम अब आ जाएं मणिपुर की तरफ, तो देखिए जैसा Can मैंने I आपको can I put in a couple of words? देखिए, नॉर्थ ईस्ट को समझने के लिए थोड़ा हमें सबको, जैसे जनरल साहब ने बताया, हट के सोचना चाहिए। अगर हम सोचते हैं कि वो हमारी तरफ बिहेव करें तो नहीं करेंगे, उनका कल्चर बिल्कुल अलग है, राइट? तो वहां जैसे उन्होंने बताया, वहां का लय अलग है, वहां का टाइमिंग अलग है, ठीक है? वहां सुबह जल्दी हो जाता है, शाम जल्दी हो जाता है, वहाँ टाइम जोन अलग है, उनका सोच विचार अलग है, उनका वातावरण अलग है। वो लाही लाही जो साहब ने बताया, उनका पूरा जिंदगी थोड़ा उनका का ये अलग है। वहां क्या है कि लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बहुत कम होता है, मतलब कम, मतलब उनका जो खुश होने के लिए उनको बहुत कम चीज चाहिए, ठीक है? अगर आप सोचते हो कि गुर्बत, पॉवर्टी लाइन, मान लो इंडिया, बाकी मेनलैंड इंडिया में 100 रुपए है, वहां आप 10 रुपए दो तो आदमी खुश रह सकता है, ठीक है? वहां पैसे से लेना देना नहीं है। लोग, बहुत ट्राइबल लोग आज के दिन भी अगर बिना पैसे के भी वो जीवन बिता सकते हैं, क्योंकि वहां का जो जमीन है उनको पेट भर देता है। एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, हम सब सोचते हैं कि वहाँ बैकवर्ड है, पॉवर्टी है, वगैरह वगैरह वगैरह, ये हमारा कल्पना है। वहाँ मैंने 4 टेन्योर किया है, आज तक मैंने किसी को भीख मांगते हुए नहीं देखा। आपको ताज्जुब होगा कि वहां उस इलाके में आपको भीख मांगते हुए कोई नहीं मिलेगा, तकरीबन। अगर शहर में मिलेगा तो मिले, पर गांव में कोई नहीं मिलेगा। आपको कोई बूढ़ा नहीं मिलेगा जो ही इज एब्सोल्युटली ऑन द स्ट्रीट्स, कि वो ही इज बेगिंग। वो चाहे उनके पास पैसा हो या ना हो, वो अपने बुजुर्गों को देखभाल करते हैं। उनका एक ट्राइबल सोशल नेट है जो काम करता है, राइट? तो इन चीजों को भी हमें पहचानना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राइट? अगर हम जाके हम अपना कल्चर उनके ऊपर अगर हम लगा देंगे तो प्रॉब्लम है। दूसरी बात, जैसे आपने बताया, ये मिले जुले ट्राइब्स हैं और इलाका मिले जुले हैं। आप जैसे एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाओगे, धीरे धीरे ये चेंज होता जाएगा, पर अब्रप्ट चेंज कहीं नहीं है। इसीलिए ये आना जाना होता है। इसीलिए वो 16 किलोमीटर म्यांमार बॉर्डर और हमारे बॉर्डर में ये माना जाता है कोई भी आ जा सकता है। तो ये सब चीजें हैं, ये दिस इज बेस्ड ऑन our culture and our civilization, and most of the time we miss this, right? That's the main thing.
Sir, sorry for the interruption, नहीं, please. not at all. Kalyan. Very good, thank you. So we are coming back to मणिपुर. अब देखिए, जैसा जन साहब ने बताया कि सारी क्वेश्चन आइडेंटिटी, एथनिसिटी, अगर हम कोशिश करके ना, हमको उनको ट्राइबल नहीं बोलना चाहिए, उनको एथनिक बोलना चाहिए, उनकी आइडेंटिटी बोल दें. अब वहां पर क्या है, मणिपुर तो एक एक्सट्रीम एग्जांपल है, क्योंकि मणिपुर में 53% मैतीस है. अब मैती क्या होते हैं, आपके मन में एक सवाल उठ सकता है. मैती शेड्यूल्ड कास्ट होते हैं, यानी उनको यूपीएससी वगैरह में रिजर्वेशन होता है, पर वो वाला जो शेड्यूल्ड कास्ट का है. और मैती लोग, मेरे दोस्त वहाँ मैती हैं, एक जैन साहब है, तो वो तो कहते हैं कि अभी हम मेजॉरिटी में नहीं है, क्योंकि सारे मैती वो कहते हैं हिंदू नहीं है. कुछ मैती क्रिश्चियन भी बने हैं, और कुछ मैती जो है वो, मतलब मैती एक लैंग्वेज, एक कल्चर, और उसके अंदर क्या है कि ज्यादातर लोग वैष्णवाइट हैं, जो कि वैष्णविज्म को फॉलो करते हैं. लेकिन वहां पर 8% लोग सनमाही भी हैं. एक सनमाही एक ऐसा रिलीजन है जो कि नेचर को, सूरज, चांद, पेड़ पौधे, जिसको कहते हैं एनिमिस्ट रिलीजन है, उस तरह का रिलीजन है, और ट्रेडिशनल रिलीजन, तो वो अभी भी वहाँ कायम है. और इसी तरीके से 8% मुस्लिम भी हैं, जो कि वैली में ही रहते हैं. तो यूँ ले लीजिए कि 53% मैती, और लगभग जो है वो 23% नागा, 16% कुकी. कुछ इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है. अब इसमें नागा और जो कुकी है वो क्रिश्चियन है, तो अबाउट 39% हो जाता है. 8% मुस्लिम ले लो, 8% सनमाही ले लो, और बाकी वैष्णवाइट से. इसमें काफी डिस्कशन चलता है. कुछ लोग कहते हैं बहुत सारे चिन्ह आ गए हैं अभी म्यांमार से. कुछ ये भी लोग कहते हैं, अच्छा वहाँ क्या है कि ये जो मैती लोग हैं ये सब वैली में रहते हैं, इम्फाल रिवर की वैली, उसी में रहते हैं. तो वो जो लैंड है वो 10% ही है बस, और बाकी 90% पहाड़ है, जंगल है. और उस 90% में जो ऊपर वाले इलाके हैं और बाहर वाले हैं वो नागा के पास है, और जो हिल नीचे की हिल्स है वो कुकी के पास है. तो कुकी एक सैंडविच की तरह से है. तो और इसका उनको खामियाजा कई बार भुगतना पड़ा है. वहां पर नागा और कुकीज के बीच में भी क्लैशेस हो चुके हैं. ऐसा नहीं है, 1998 में हुए थे, बहुत सीरियस हुए थे. और अब ये कुकी है क्या, सवाल बड़ा उठ के आता है. एक डिस्क्रिप्शन ये कहता है ये कुकी लोग यहाँ के नहीं है, इनको म्यांमार से लाया गया, और इनको ब्रिटिश लेकर आए और यहाँ सेटल किया, और ये माइग्रेंट टाइप के हैं. इनकी कल्टीवेशन भी झूम है. तो जैसे अगर मैं फैमिली हेड हूँ और मेरे से अगले आदमी की ना बने, तो वो एक दूसरी पहाड़ी पे जाता है, उसको जलाता है, और वो पहाड़ी उसकी हो जाती है. ये मैती और बहुत सारे हम लोग कहते हैं बात को. कुकी इसका अपोज करते हो, कहते नहीं, हम तो अब सेटल्ड हो गए हैं बहुत सालों से, हम तो यहीं रहते हैं. तो ये जो कहानी अच्छा, एक और चीज है, यहाँ पर सिस्टम काफी मैनेज था. आप मानेंगे नहीं, 2 नागा चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं मणिपुर में, मतलब ऋषिंग केसिंग और एक दूसरे हुए, दो चीफ मिनिस्टर रहे. यामा या याजा उनका नाम था दूसरे का, और दो टर्म में हुए. मतलब किशिंग के तो 2 पूरे टर्म थे, और याजा के एक पूरा था और एक आधा था. और एक मुस्लिम चीफ मिनिस्टर भी रहा, अलीमुद्दीन, उसके भी 2 टर्म थे, छोटे छोटे थे, बहुत बड़े नहीं थे. और यहाँ पर मुसलमानों को पंगाल कहा जाता है. पंगाल, यस, पंगाल. और जितने भी ये मैंने आपको बताया है, सबके ग्रुप है. नागाज के ग्रुप है, NSCN के, NSCN-IM. एक्चुअली NSCN-IM का जो गढ़ है वो तांगखुल ट्राइब है, और वो उखरूल में है, जो कि मणिपुर में है.
और जब वो ग्रेटर नागालैंड की बात करते हैं तो वो मांगते हैं मणिपुर का ये हिस्सा, वो कहते हैं ये हमारे साथ होगा। और जो नॉर्थर्न मणिपुर, वो उत्तर और नॉर्थ और जो ईस्ट का इलाका है उसको वो मांगते हैं। तो एक तो वो प्रॉब्लम है। और जो मैती है, NSCN-IM और NSCN-K के साथ हमारा एक तरह से सीज फायर हो रखा है, 1989-90 से हो रखा है। तो लेकिन उसमें क्या है कि वो उसमें रिजोल्यूशन नहीं हो पा रहा है, वो चल रहा है, लटक रहा है, पर उसमें सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है। और उसको हमने गलती से सीज फायर बोल दिया। वो सीज फायर नहीं कह रहा था, हमको सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन कह रहा था। और ये डेट मैंने गलती बता दी, 89 नहीं 98 से हो रखा है। तो उसमें लगभग 25 साल हो गए अभी। मैती जो ग्रुप है वो भी कई हैं, PLA, प्रेपक, KYKL, उसके ग्रुप्स भी है, टिकन ग्रुप, ओकेन ग्रुप। अब ये जो मैती ग्रुप्स है इनके साथ आज तक कोई बातचीत ही नहीं हुई, कोई समझौता ही नहीं हुआ। ये भी एक्टिव है, मणिपुर से ऑपरेट करते हैं, सॉरी म्यांमार से ऑपरेट करते हैं और इनको भी सपोर्ट है। कुकीज के भी ग्रुप थे, 25-30 ग्रुप है, और जो कि कुकी रिवोल्यूशनरी आर्मी, कुकी लिबरेशन फोर्स, जोमी रिवोल्यूशनरी फोर्स, क्योंकि कुकी एक ऐसी कम्युनिटी है जो कि बड़ा एक सैलेड टाइप है, जिसमें कुकी है, चिन है, जोमी है, ये सब उस मिक्स में आते हैं। तो ये ट्राइब्स मिलके इनका जो एरिया है वो साउथ की तरफ है, चूरा चांदपुर, चंडेल, ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और ये मिजोरम से लगती हैं। तो और मिजोरम में भी जो है वो जोमी और चिन लोग हैं, तो इनकी रेशियल एफिनिटी है। अभी बहुत सारे लोग भाग के मिजोरम चल गए हैं। और जो मैती ग्रुप है वो कहते हैं कि ये तो एक प्रोजेक्ट है ग्रेटर मिजोरम के लिए, क्योंकि अभी जो लोग कह रहे हैं तो फिर तो मणिपुर सिर्फ थोड़ा सा ही रह जाएगा। और इसके इनके पास एक और कैपेबिलिटी है कि इम्फाल वैली को डोमिनेट करती है सदर हिल डिस्ट्रिक्ट, जिसको KPI क्योंगपाई उसकी हेडक्वार्टर है। वो जो डिस्ट्रिक्ट है वो इसको चोक कर सकती है। कई बार उन्होंने किया भी है कि वो ब्लॉकेट लगा देते हैं, तो फिर वैली के अंदर सप्लाईज भी नहीं आ सकती, इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब आप ये सवाल पूछ सकते हैं ये प्रॉब्लम शुरू क्यों, किस लिए हुई। एक तो चीज ये है कि कुछ दिनों से एक डिमांड चल रही है कि मैतीज को भी शेड्यूल ट्राइब में शामिल किया जाए, क्योंकि इंडिया में हर एक OBC बनना चाहता है। जैसे कि देखिए, जाट तो राजा भी थे, पर राजस्थान में वो कहते हैं हमको OBC बनाओ। सूरजमल राजा थे भरतपुर के, पर वो कहते नहीं हमको तो OBC बनाओ। राजपूत कहते हैं हमें भी OBC बनाओ। यूपी में तो उन्होंने ले भी लिया शायद ये स्टेटस। गुजर कहते हैं हमको भी बनाओ। तो हर एक ये लेना चाहता है बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन इन जॉब्स। एंड यहाँ पर लड़ाई जॉब्स के अलावा लैंड के लिए भी है, कि अगर आप शेड्यूल ट्राइब में क्लासिफाई हो जाओगे तो फिर आप इन हिल डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर लैंड ले सकते हो, लैंड ले सकते हो। कि जैसे मैंने आपको बताया कि 53% मैती 10% लैंड के ऊपर कब्जा सिर्फ है उनका, 90% हिल ट्राइब्स के पास। I'll just explain on this map. अगर आप देखेंगे ये जो जितना ये जो जनरल साहब बोल रहे हैं, ये मणिपुर से लेकर चूरा चांदपुर तक, और उसके बीच में अगर आप देखोगे नीला ये है, उसको बोलते हैं लोकटक लेक, राइट। और ये इलाका है जो समतल इलाका है, प्लेन है, एक वैली है, राइट। वो है मैती का गढ़ सेंटर में। ऊपर जो ब्राउन रंग का है वो पूरा तकरीबन हिल एरिया है, और वो हिल एरिया में ज्यादातर यहाँ मणिपुर में नागास रहते हैं। और नीचे जो है आप देखो जो जो हरा रंग के हैं, वहां ये कुकी चिन लोग रहते हैं मोटे मोटे तौर पर, ठीक है ना। तो अगर मणिपुर का एक तरीके से देखोगे तो ये सेंटर में 10% इलाके में 50% लोग रहते हैं, और 90% इलाके में
50% और रहते हैं, और ये 10% जो बीच में रहते हैं उनको जमीन चाहिए बाहर, क्योंकि अभी जमीन की जो लड़ाई है, और वो शेड्यूल ट्राइब बन गए तो ट्राइबल स्टेटस बन गया तो वो ट्राइबल लैंड ले सकते हैं, क्योंकि ये जितने ये कुकी, चिन, नागाज वगैरह हैं उस इलाके में, वो ट्राइबल्स हैं, वो ट्राइबल के तौर पर वो लैंड उनके कब्जे में है, राइट। तो ये मूल ये है कि यहाँ का के जो प्रॉब्लम है। सो सॉरी, प्लीज कैरी ऑन। नहीं, टोटल थैंक यू फॉर एम्पलीफाइंग, बताने के लिए। तो अभी कुछ दिनों से एक मूवमेंट ये भी चल रहा था कि जो ड्रग्स हैं, जो नारकोटिक्स यहाँ पे ग्रो होती हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि नारकोटिक्स दो जगह पे होती है। एक तो गोल्डन क्रेसेंट है जो अफगानिस्तान और उधर का इलाका है, और एक गोल्डन ट्रायंगल है जो कि चाइना के साउथ से शुरू होकर म्यांमार से, और हमारा नॉर्थ ईस्ट भी उसमें आ जाता है, तो वहाँ पे भी होती है। तो उस इलाके को में ये एक कैंपेन चलाया गया था, एक अभियान चलाया गया था कि वहां पर इसको वो किया जाए, उन उन उसको। बट सी देखिए, आप करें तो सही, बट समाओ एक ऑल्टरनेट क्रॉपिंग, एक ऑल्टरनेट इकोनॉमी तो साथ साथ शायद देनी चाहिए। और जो कुकी लोग हैं, कुछ मेरे स्टूडेंट पंजाब यूनिवर्सिटी में अभी कुकी थे, तो मैंने उनसे भी बात की थी, वो भागे हुए हैं। तो वो बता रहे थे मेरे को कि सर, ये फीलिंग कि सिर्फ कुकी ड्रग्स चलाते हैं, ये गलत है। क्योंकि जो 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 माफिया डॉन है, जो जो रियली में पैसे इसमें से लेकर जाते हैं, वो तो नागा भी हैं और वो तो मैती भी हैं और कुकी भी हैं। तो ये बात सही है कि हिल्स में ये चीज़ें उगती हैं, तो वो कल्टीवेशन के को गवर्नमेंट उसको रिमूव करने की कोशिश कर रही थी। दूसरी चीज, गवर्नमेंट को ये भी लग रहा था कि जंगल्स को एनक्रोच किया गया, रिजर्व फॉरेस्ट, तो उसको भी वो क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे। और इंडिया में क्या एक टेंडेंसी है कि जो भी एनक्रोचमेंट करता है, सबसे पहले एक रिलीजियस स्ट्रक्चर बनाता है। आप देखेंगे एक मजार बना देगा, मंदिर बना देगा, गुरुद्वारा बना देगा, चर्च बना देगा, और उसके साथ में पीछे अपने कमरे बना लेगा 4, और फिर धीरे धीरे उसको एक्सपेंड कर लेगा। ये एक तरीका है जो हम अडॉप्ट करते हैं, ये हमारा कल्चर है, तो ये नॉर्थ ईस्ट वाले भी करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों ने गवर्नमेंट के भी एरियाज में क्रॉस क्रूस लगाए और ये सब किया। तो जब ये प्रॉब्लम शुरू हुई, उस टाइम पर एक मैतीज के ग्रुप थे जो कि ये डिमांड कर रहे थे कि भाई आप हमारे को ये स्टेटस दो। और इनके इनके दो ग्रुप भी बने हुए हैं, एक है अरम्बाई तेंगोल और एक ग्रुप है मैती लेपुन। अब ये जो दोनों ग्रुप है, ये कहा जाता है कि इनको मिलिशिया की तरह से किया गया। आई एम सॉरी, बट कई स्टेट्स में कई रूलिंग पार्टीज इस तरह की चीजें कराती हैं। वेदर मणिपुर में कराया या नहीं कराया गया, इसका तो इन्वेस्टिगेशन होगा, लेकिन ये रियलिटी है कि ऐसे दो ग्रुप थे और जिनके पास कुछ आर्म्स भी थे। वो इस मूवमेंट को लीड भी कर रहे थे। जैसे हम सुनते हैं गौ रक्षक दल, उस तरह का एनोलॉजी आप ले सकते हो। उनके पास भी हथियार है, व्हीकल्स है, और कई स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट की सपोर्ट भी है। तो कुछ ना कुछ रफ एंडिंग हुई, और उन दिनों में हाई कोर्ट ने एक बड़ी अनफॉर्चुनेट वर्डिक्ट भी दे दी। मणिपुर गवर्नमेंट को बोला कि आप 4 महीने में यूनियन गवर्नमेंट से बात करके ये मैतीज को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस क्यों नहीं दिला। इस तरह का ऑर्डर तो वो नहीं दे सकते, पर उन्होंने इस तरह का डायरेक्टिव दे दिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने काउंटर मांड कर दिया। लेकिन उन दिनों में एक तो ये एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव, एंटी ड्रग ड्राइव, एक्टिविटीज ऑफ दीज ग्रुप्स, तो चल तो ये रहा ही था। और वहां पे इलेक्शन से पहले जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस का एग्रीमेंट कुकी ग्रुप्स के साथ किया गया था 30 ऑड के साथ, उसको रिन्यू नहीं कर सके, हुआ नहीं वो रिन्यू। और एक इलेक्शन में ये कैंपेनिंग की गई कि हम तो रिन्यू ही नहीं कर रहे, हम इनको
टेररिस्ट मानेंगे। तो अब वहां पे उसके अंडर दैट दे हैव टू डिपॉजिट देयर वेपन्स, और कार्डर्स ने उन कैंप्स में रहना है, तो कुछ वेपन वहां से ले लिए गए। और देखिए मणिपुर में ऐसा है कि जब मैं था, मैं तो तब की बात करता हूँ 2002-3 की, और बाद में भी जब गया, कई डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी हैं जो चंडेल, चूरा चांदपुर, इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर पुलिस को पूरे वेपन इश्यू नहीं किए जाते, ना ही कम्युनिकेशन इक्विपमेंट दी जाती। वो कहते हैं अगर देंगे तो कोई लूट के ले जाएगा। तो कुछ अभी कहा जा रहा है कि अबाउट 4,000 वेपन्स वर लूटेड, 1,000 in the first round and 3,000 in second round. 100 odd people have died. I'm trying to give you figures. 60 plus are Kuki, 23-24 are Maiti. 7-8 के बारे में डिस्प्यूट। एक और प्रॉब्लम है कि डेड बॉडीज आर लाइंग एंड नोबडी इज क्लेमिंग देम। Kuki groups are saying कि we will do a mass cremation to create that image. तो कुछ लोग ये भी है कि इनसिक्योरिटी भी है, लोग जाना नहीं चाहते। मास माइग्रेशन हैज टेकन प्लेस, पीपल हैव मूव्ड आउट। जो कुकीज हैं, देखिए ऐसा था कि हम कहते हैं ना कि वैली जो है 10% लैंड वहां मैती रहते हैं, ये भी पूरा सच नहीं है, क्योंकि वहां पर नागा और कुकी के ऊपर कोई रोक नहीं है, वो जाके रह सकते लाइक इंडियन सिटीजन, दे कैन गो एंड एक्वायर। वहां तो नॉर्थ इंडियन से भी लैंड वगैरह ले रखा है, इम्फाल में कई लोग रहते हैं वहां पे। तो जैसे बाइचुंग भुटिया का फादर नो है, वो इम्फाल में रहता है, आई स्टिल नो ही इज कैप्टन कार्निक। तो और वहां पे ऐसा नहीं था कि आई विल गिव यू वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी टू लिसनर्स। एक हमारे साथ असम राइफल में थे, उनका नाम था कमांडेंट RS जस्सल, वो होशियारपुर के सरदार थे, हमसे तो बहुत सीनियर थे, मैं तो कर्नल था, वो तो रिटायर हो गए थे उस टाइम पे। तो जस्सल साहब गोरखा रेजिमेंट में थे, वहां से असम राइफल चले गए, नॉर्थ ईस्ट में नौकरी की। जो उनकी वाइफ सरदारनी थी, शी डाइड ड्यू टू नेचुरल कॉजेस, उससे बच्चा भी था। और जो अभी है ही इज मैरिड, आई टेल यू। फिर उन्होंने एक और शादी की एक नागा वुमन के साथ, तांगखुल, उनका नाम था रोज। तो लोग कहते थे कि जस्सल को तो कोई नागा कुछ नहीं कहेगा क्योंकि ये तो उनका सन इन लॉ है। और रोज की जो ग्रेव है, रोज भी गुजर गई, उसके ऊपर एक ओंकार बना हुआ है इम्फाल में। रोज के गुजरने के बाद जस्सल साहब ने तीसरी शादी की एक कुकी से। तो ही हैज मैरिड अ नागा, अ कुकी, एंड ए सन जो सरदारनी से पैदा हुआ था, ही इज मैरिड इनटू मैती फैमिली। तो ऐसे भी वहां एग्जांपल है, लोग ऐसे भी रह रहे हैं। तो बट लेट्स नाउ टॉक ऑफ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। इंक्वायरी हैज बीन ऑर्डर्ड, जुडिशियल इंक्वायरी एंड CBI इंक्वायरी। होम मिनिस्टर गए थे 4 दिन के लिए। Operations have been launched to recover weapons. 5 lakhs will be given, and it's been assured that fairness will be there. My feeling is that it is very difficult to accept that a CM has failed. It's very difficult to accept that thing. But sooner or later, they may change the chief minister. They may bring in somebody who's more acceptable. They have already moved out the DGP, Dongal. He has been moved out as OSD, and they have got RR Singh from Tripura cadre, जो कि काफी bold move है. He is not yet senior enough to be DGP, but he's been brought there. तो उसको लगाया, IG थे, उनको वहां लगाया गया है। पर ग्राउंड पे सिचुएशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, मतलब बुरी भी नहीं है लेकिन अच्छी भी नहीं है। There are problems between Manipur rifles and Assam rifles. We see it on videos. लेकिन sincere effort is on. आर्मी ने बहुत अच्छा काम किया, लोगों को बचाया, impartial रहे,
ये गलत बात है जो किसी ने सोशल मीडिया में डाल दी कि वहां 23 मैतीस थे। तो क्या हुआ? वो तो जब मैंने जाट एजिटेशन से डील किया रोहतक में, तो हमने बहुत कोशिश करके वी मेड श्योर कि कोई जाट यूनिट ना जाए जिसमें गुजर हो, अहीर हो, जाट हो। हमने नहीं भेजा, हमने बड़ी कोशिश की। हमने असम के ट्रुप्स भेजे। उनका कंपनी कमांडर मेरे को वहां पर मिल रहा है, उसका नेम प्लेट में लिखा है नरेश बलियान। मैं उसको एक तरफ ले गया, मैंने उसका नेम प्लेट निकाला, मैंने कहा मेरे दोस्त, मैं एज ए आर्मी कमांडर आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि अगले 10-15 दिन ये मत पहनो, इससे गलत मैसेज चला जाएगा। आप कोई नाम पूछे तो नरेश बता दो, अपनी कास्ट मत बताओ, क्योंकि दूसरी साइड पे पंजाबी हैं जो कि काफी बेचारों की पिटाई हुई है, उनको लगेगा कि आप और पिटाई करने आ गए हो। तो ये तो चीजें ग्राउंड पे जो ऑपरेट करते हैं उनकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन मेरी ये सबसे और खासकर आपके व्यूअर से ये है कि हम तो चाहते हैं कि भाई मणिपुर इज अ वंडरफुल स्टेट। हमारे टॉप प्लेयर्स रेनिडी सिंह हॉकी में, तोयबा सिंह, कुंजरनी देवी, हमारी मैरी कॉम, सरिता देवी, ये मणिपुर के। मणिपुर इज अ स्पोर्ट्स पावर हाउस। ये तो इसकी किस्मत खराब है कि इसको ठीक तरीके से। मणिपुर इज अ ग्रेट स्टेट विच इज गॉट वैष्णवाइट इंटेलिजेंस, स्पोर्ट्स, physicals, prowess of Nagas and Kukis, and they have mixed with each other. तो एक अच्छा सॉल्यूशन किस तरीके से निकल के आए, बिकॉज ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं है कि वो कहते हैं कि हमारे को सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, तो उनको एक ट्राइबल काउंसिल दे दो आप। अब मणिपुर को और तोड़ना तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि ऊपर से कहता है नागालैंड कहता है, NSCN-IM कहता है कि हमको उखरूल ग्रेटर डिस्ट्रिक्ट चाहिए, नागालैंड। हमको तामिंगलोंग के भी हिस्से चाहिए जो कि इस तरफ को है, तो वो ऊपर से ले जाना चाहते हैं। और साउथ कहता है मिजोरम से मिला दो, तो फिर रह क्या जाएगा मणिपुर में, और मणिपुर चोक्ड हो जाएगा बीच में। तो हमारी तो सबसे यही उम्मीद है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अच्छा इंटरवेंशन किया है। होम मिनिस्टर का 4 दिन किसी स्टेट में रहना कोई मजाक की बात नहीं है, एक बहुत बड़ी चीज है। पर ये भी लोग कहते हैं कि यार पहले भी तो किसी को जाना चाहिए था जब कर्नाटक का इलेक्शन चल रहे थे। तो ऐसी बातें होती हैं। मैं ये नहीं कहता कि शायद उन्होंने भरोसा कर लिया चीफ मिनिस्टर पे, जो कि शायद गलत निकला। तो अभी हम तो यही उम्मीद करते हैं कि मणिपुर फिर से वो मणिपुर, क्योंकि हम जब नॉर्थ ईस्ट को देखते थे तो मणिपुर एक शाइनिंग एग्जांपल होता था कि ये स्टेट में बहुत पोटेंशियल है। यहाँ पर राइस होता है, एक स्पेशल किस्म का राइस होता है जिसको ब्लैक पर्पल राइस, कलर राइस। हाँ, तो वो राइस होता है, ब्लैक या पर्पल कह लो आप, तो बहुत ब्यूटीफुल राइस होता है। उसको उसमें उसमें जो हेल्थ वाइज इट इज वेरी गुड। उसमें वो जो ग्लूकोज का वो लेवल होते हैं बहुत लो होते हैं उसमें। इट इज वेरी गुड फॉर पीपल हु हैव डायबिटीज एंड ऑल। ग्लूटेन तो लेवल्स। हाँ, तो it is a great state with great potential. It had medical college and all these things. People used to do poetry, dances, so रासलीला। Ras Leela and all that Dhol Cholam. So I would sincerely hope, wish and pray that Manipur rediscovers its magic. People learn to trust each other, but it's not going to be easy. अगर मैं आपको ये कह दूं कि ये कल हो जाएगा तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। Yeah. अब ये इस बात पे करेगा इंक्वायरी कितनी फेयर होती है, कितनी जल्दी वो ट्राइबल काउंसिल बनाई जाती है, किस तरीके से रिलीफ दी जाती है, यही चीजें धीरे धीरे इसको रिपेयर करेंगी। बट So हमको लगता था कि मणिपुर कैन बी टेक ऑफ फॉर नॉर्थ ईस्ट। अब हमको मणिपुर के ऊपर अपनी उम्मीदें थोड़ा कम रखनी पड़ेंगी और उसको नर्चर करना पड़ेगा। yes.
सो आई थिंक सर आपने बहुत अच्छी तरीके से विस्तार में बता दिया कि नॉर्थ ईस्ट का मोटा मोटा प्रॉब्लम, और हमने जूम इन कर लिया मणिपुर में क्या है। मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि मणिपुर का जो प्रॉब्लम है वो फंडामेंटली पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, राजनीतिक प्रॉब्लम है। और ये राजनीतिक प्रॉब्लम को अलग अलग रंग दिया जा रहा है सोशल मीडिया में। कोई बोलता है कि अभी उग्रवादियों का प्रॉब्लम है, कोई ये बोलता है कि म्यांमार से लोग आ गए यहाँ लड़ाई करने के लिए। ये सब कही सुनी बातें हैं, कुछ हद तक ठीक भी हैं, कुछ हद तक ठीक भी नहीं है, राइट। पर काफी अफवाहें फैल रही हैं। हमारा काम ये है कि हम सब आप लोगों को बताना कि वहाँ हो क्या रहा है, वहाँ का एक्चुअल हालत क्या है, और वहाँ समय देना चाहिए। क्योंकि ये ऐसे संगीन प्रॉब्लम जो हो गया शुरू, और जहाँ एथनिसिटीज आ गए हैं, और यू नो एथनिक राइट शुरू हो गए हैं, टाइम लगता है उसको सुधारने के लिए, राइट। वी हैव टू गिव देम टाइम, वी हैव टू हैव अंडरस्टैंडिंग टू मेक श्योर। अगर आप सोचते हो कि एक दिन में वहाँ ठीक हो जाएगा हालत, या 10 दिन में ठीक हो जाएगा, वो 10 महीने में ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। ये जो जनरल केजे सिंह साहब ने बताया, वेरी इंपॉर्टेंट बात, कि हमारा होम मिनिस्टर जाके 4 दिन वहां बैठे थे। अभी तक 4 दिन बैठने के बाद भी कोई ऐसे कोई उपाय नहीं आया, राइट। और ये जो स्टेट है पूरा, जब से मैं देख रहा हूँ, एक ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ बैलेंस एंड इम्बैलेंस। कभी बैलेंस में होता है, कभी इम्बैलेंस होता है, कभी बैलेंस आता है, कभी इम्बैलेंस हो जाता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि बिल्कुल बैलेंस हो जाए, कभी ऐसा नहीं हुआ बिल्कुल इम्बैलेंस हो जाए। हर वक्त छोटे मोटे चू 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 चलता रहता है, राइट। तो इन चीजों, इस वक्त क्या है कि हम सबको, वी शुड हेल्प पीपल टू live better and make them understand things better and help them by only understanding. यही हमारा आज का ये है. So we'll take some questions, sir, if you don't mind. Please, Right, sir. sir. The first question is a larger question. He says, sir, how to stop illegal migration in the Northeast? See, firstly, it's a very complex question. Thank you for putting across this question. But there are no clear cut orders, uh, solutions, or answers. Uh, one thing which readily comes to mind is access control. So, if we can somehow fence our border with Myanmar, after all, border with Bangladesh initially was open. Now it has been largely fenced, though odd smuggling does take place, and but major problem is now of cattle smuggling, and human smuggling has become by and large controlled. So if we can somehow, uh, I believe MH has done the pilot project, and there is a thought behind this. So that is one thing that we have to probably consider, that we have some kind of an access control. Secondly, we have to think of some kind of a national citizenship register or a record, NCR, so that see, there is a natural tendency to come into India because we are economically more prosperous. But then we have our limitations. Even if somebody who comes, he can come for uh, work visa or something like this, but then would not get uh, rights to acquire property, should not get rights to vote, and that should be a function of passage of time, like it happens in many other countries. And that person creating a stake over here in terms of earning and investing over here. Uh, so, uh, better access control through fencing, better record keeping Yeah. through some kind of a uh, national citizenship register and NCR system. So these are two, three things which, and also awareness on part of society. Society also has to be made aware of the, and if there is an overall sense of security, then this desire to increase your numbers will go away.
Otherwise, you get people here because you feel you are in minority. You need to get some people to boost up your strength. So let me quickly come back to those points. Fencing, NCR, sense of security, and economic development probably would be some steps which can be taken. Yeah, that they are very important, and most importantly हमारा रवैया होना चाहिए, हमारा नेशनल कैरेक्टर होना चाहिए. आई जस्ट वांट टू ऐड, क्योंकि मेरे को पता है कि चेन्नई के अंदर बहुत नेपाली हैं, बहुत लोग बाहर के हैं, बाहर के देश के हैं, उनके पास आधार कार्ड है, वो पूरा अपना बेनिफिट्स लेते हैं. उनको आधार कार्ड किसने दिया, कैसे दिया, क्यों दिया, वो हमारा सिस्टम है. राइट, हमारा जो नेशनल सिस्टम है और कैरेक्टर है उसमें भी थोड़ा बदलाव की जरूरत है. राइट, आई जस्ट लीव इट विद यू. राइट. Okay, this is a nice one, sir. Invite that Sardarji of Hoshiarpur for interview. I am trying to get in touch with Commandant Jassal. I have not been able to get in touch because I am worried about his safety. He Okay. lives in Moirang. If he sees this YouTube interview, I invite him on behalf of you all. He writes Yeah. articles. He's an intelligent person. He can educate us on ethnic mix of Manipur and how did he tackle it? What are Yeah. his experiences? It's a great idea. I will continue to try to get in touch with him, and if I strike contact with him, Yeah, you I must get assure in you touch. I'll get him on this channel. Right, sir. Thanks a lot. So I'll flash through a few questions. I request you to go quickly over so that we don't, we can take maximum questions. Right. Rahul Rathod says, why India doesn't hit hideouts of militants groups in Myanmar, China border who are creating disturbances in Northeast instead of small encounter raids in border areas? Why not fully dismantle them? We have done cross-border raids in Myanmar, like it had happened during time of General Bipin Rawat. Yeah. It's a well-known fact. Firstly, camps are very temporary over there. What is a camp? Few huts which can move. So it's not as if unless you completely surprise them. And also, reaching there is tough, difficult. And remember, Myanmar is a sovereign country. Too much of uh, doing cross-border activities there without taking that government on board will push them completely towards China. What if Myanmar decides tomorrow and stations a platoon of PLA in towns like Kalemo, Kaleva, which are there, it just puts them there? What will we do? How will we go? So it is it's a very complicated Fine exercise. balance. Push only till you have heard of Young's modulus, elastic coefficient. Please test their elasticity. Don't push them completely towards China. As it is, they are sitting in China's lap. So that is our challenge. Okay. Right. Next thing, sir, is it true that previous governments intentionally underdeveloped Northeast India's infrastructure as a strategic buffer against potential invasion? This is not correct. This is not correct. I have been myself there. Efforts have been made. There is a huge big corruption over there. Uh, Same leaders are ruling today. The chief minister during my time is now the chief minister again, Nefurio, in Nagaland. And okay, Ikram Ibobi Singh in Manipur is gone, but he is still leader of opposition, and Baren Singh was also a minister that time. So nothing that way. We see what you are trying to imply, and which I accept, that it was Indian Army which said that please do not make border infrastructure because we do not have forces to man those areas. We do not have reserves to take care of some contingencies. After we created Mountain Corps, 17 Corps, then he said, okay, now create infrastructure. So this is it is, you don't fall into this trap. Political parties will say, but having served in army, been in Northeast, as a India engages with Northeast periodically, not and see what do we do? Donair make some programs
and applies them there. But most programs should be bottom up. They should come from there. It should be their needs which should this thing. And even if you make me tomorrow the field marshal in charge of Northeast, allow me to tell you, I'll not be able to solve it. It's not easy. These things take time. So there is no great joy in trying to keep finding faults in the previous what happened. Let's look forward. Yeah, you have to look forward, and you can't keep looking back. If I was to ask you a question, the one who has asked this question, have you been to Northeast? Have you ever tried to go on a tour? And have you been abroad? Why did you go abroad? Why didn't you go there? Has any school of yours gone to Northeast? Have you done a web meeting with them? Can't you link up with them on Zoom? अरे यार बहुत कुछ कर सकते हैं, हम करते नहीं हैं. Problem ये. Sorry. Yeah, no, I've been- that's okay, sir. That's perfect. No, that's perfect, sir. That's not a problem. ये बात मैं दोहराना चाहता हूँ दोबारा कि हमारा कोशिश ये है कि आपको नॉर्थ ईस्ट के बारे में समझाने के लिए, अगर हम उसी प्रिज्म से देखते रहेंगे, हम अपना प्रिज्म से देखते रहेंगे नॉर्थ ईस्ट को, वो अलग ही लगेगा. अगर हम नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ ईस्ट की प्रिज्म से देखेंगे, वो अपनापन आएगा. वो इम्पोर्टेंट है. ठीक है, राइट. How do the tribal issues that exist in the northeast states affect our bilateral relationship with Myanmar? They have a very major implication. Like in Nagaland, there is a tribe which is called Hemi Nagas. They are in this side and on that side also. And this Khaplang, who was head of NSCNK, was a Hemi Naga. He actually belonged to Myanmar, but he was operating in our country for Greater Nagaland, which included parts of Myanmar. So Myanmar government has issues. Then the Chins, who are of the same ethnicity as Kukis and Mizos, they have migrated this side because there is a problem going on over there. And there is a Karen tribe, Karen Revolutionary Army. It is all these tribes. Chakmas came from Bangladesh. So their cross migration has an effect on us. And see our very famous project of Sitwe multi-modal project, where from Sitwe port, we were making a river corridor through Kaladan River and then a road to Mizoram. That is stalled because there is a problem in Karen areas. Karen Revolutionary Army is agitated. Rohingyas are up in arms. So all these things, and see, our projects to act east by having trilateral highway connecting India, Bangladesh, India, Myanmar, and then going on to Thailand, they're all stalled because there is no stability in this region. Yeah, I was in charge of one section of the trilateral highway. मेरा आधा, in fact, in 2.5 years where I was a brigade commander, 50% of the time I was only on the highway. Actually, it won't be out of place to say I was a highway inspector and less of a brigade commander. Things there are different. You have to look at it from a different angle altogether. Okay, let us know whether Look East policy has been really effective. See, it is not achieved what we would want it to achieve. But see, from Look East we became, from Think East we became Look East, and now we are Act East. At least we are changing semantically that way. Things are happening. Like with Bangladesh, we have made friendship corridors. Some ports of Bangladesh we are able to utilize. And with Bangladesh, there has been some synergy. Bhutan is reticent. Bhutan does not want to allow people to go to its country because they are very sensitive on ecology and all these issues. And their model is low impact, high value tourism. Less people come and pay more money. They believe in that philosophy. So we have made some inroads, but these have also got impacted by factors like change of government in Myanmar. When we thought that everything with democracy and NLD and Aung San Suu Kyi
will move forward, the ruling military took over, and they have stalled things. So it's a complex place. It is, and I told you there are external drivers. Everything is not in our control. And where we move one step forward, China goes and does something. So China stymies us. Like we wanted to make, China was making a BCIM, Bangladesh, China, India, Myanmar corridor. But we realized that corridor will mean end of economy in Northeast, because all goods from China will come and flood it over there. So how does it affect, help these people? So we only pulled out of that. Sometimes we have to act east, but we have to act east selectively, where it helps our interests. Yeah, If we want to make BCIM corridor, I'm telling you, China will make it. They are yeah, ready, but right. we are. Right, sir. I think we've had a lot of questions, and we have more. मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, कल ओपन सेशन है, आप दोबारा पूछिए, मैं आपको दोबारा बताऊंगा. वी हैव रन आउट ऑफ टाइम टुडे. मैं लास्ट में ये चीज बताना चाहता हूँ, जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जनरल केजे सिंह साहब ने बताया पहले लाही लाही, वहाँ का नॉर्थ ईस्ट का लय अलग है. जब तक हम चीज वहां नॉर्थ ईस्ट के लय से नहीं बनाएंगे या नहीं करेंगे, वहां कुछ नहीं होगा. राइट. वहां आम चीज है कि आप एक कदम आगे लोगे तो एक कदम कहीं और पीछे लेते रहोगे. कहीं टाइम यही लगता है कि वहां वक्त ही नहीं मिल रहा है, ना मौसम मिल रहा है, पर सब कुछ बदली हो रहा है. मैं नॉर्थ ईस्ट में पहली बार 1980 में गया था. उन दिनों में बिजली सिर्फ 1 या 2 घंटे आता था. राइट. अभी अगर आप जाके देखेंगे तो काफी फर्क हो गया उधर. ऐसी बात नहीं है कि लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट नहीं हो रहा है. राइट. दूसरी बात यह है कि नॉर्थ ईस्ट के इर्द गिर्द 4 पड़ोसी देश हैं. अगर आप मेरे इलाके में आओगे तो तमिलनाडु में कोई पड़ोसी देश नहीं है. राइट. पंजाब में एक ही पड़ोसी देश है, पाकिस्तान. वहां 4 पड़ोसी देश हैं और चारों पड़ोसी देशों का अलग अलग रुख है. राइट. तीसरी बात, ये आम सोच है कि अगर आप वहां चाइना को छोड़ दो तो सब कुछ कर लेगा. वहां उतना आसान नहीं है. चाइना को भी वहां घुसना आसान नहीं है. चाइना ने भी यही लोगों से, यही एथनिसिटी से बात करना है और काम करना है. और म्यांमार एक कॉम्प्लिकेटेड नेशन है. मेरे ख्याल में सबसे कॉम्प्लिकेटेड नेशन इस पूरे इलाके में अगर आप देखोगे तो वो म्यांमार है. म्यांमार इज बिगर 10 टाइम्स द साइज ऑफ मणिपुर. मणिपुर में जो प्रॉब्लम है इनटू 10 बोलोगे तो म्यांमार आ जाता है. वहां भी वही प्रॉब्लम है. चारों तरफ हिल्स हैं, बीच में इरावाडी और सालवीन और वैलीज हैं. वहां भी कुछ ऐसी कहानी है. तो अगर आप पूरा वहां देखोगे, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो. जितना हम उनको समझेंगे, हम यही कुछ दिन के बाद समझ में आता है कि हमें तो इनके बारे में पता ही नहीं है. पर अगर आप सिंपल तरीके से सोचोगे तो वो भी सिंपल लोग हैं और सिंपल तरीके से बिहेव करते हैं. राइट. मेन स्ट्रीम करने की बात बोलते रहते हैं हम. व्हाई शुड ओनली नॉर्थ ईस्ट मेन स्ट्रीम? व्हाई शुड वी मेन स्ट्रीम विद द नॉर्थ ईस्ट, और उनके स्ट्रीम में क्यों ना मिले? तो ये एक सोच हमारे को बदली करना चाहिए. And development is not exactly development the way we look at development. We have to look at development the way they look at development. So इसमें बहुत चीजें हैं. आज हमने सिर्फ टच किया है. और अगर आप ये सवाल जो हमने खड़ा किया आपके सामने, अगर आप देखोगे, इफ यू सी मणिपुर इन दीज लेंस, कुछ समझ में आएगा आपको. अगर कुछ समझ में नहीं भी आएगा तो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत दिग्गजों को समझ में नहीं आया मणिपुर या नॉर्थ ईस्ट के बारे में. ऑल यू हैव टू हैव इज पेशेंस. एट द एंड ऑफ द डे एक वर्च्यू जो हर वक्त आपको साथ देता है वो है पेशेंस. राइट. इसके साथ आई विल क्लोज डाउन टुडे. Sir, thanks a lot for your exposition. Thank you, on the sir. Northeast. Thank you. You put sir. a whole lot of things, a lot of questions. मैं कल भी लूंगा. कल भी अगर आप पूछोगे तो I'll explain the whole thing to you. Thank you. Good evening and Jai Hind. Thank you, sir. Thank you, Jan Shankar. Thanks a lot. Thanks a lot, sir. Jai Good Hind. evening. Jai Hind.